हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर का एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, नीट में हर साल इवोल्यूशन से लगभग 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इस चैप्टर को वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर बनाता है। एंड 70% स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। आज के इस सेशन में हम वही मोस्ट डेंजरस कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ग्राफ देखकर याद आ गया होगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये आप लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है? वो इंडिविजुअल्स जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ में ना आपने 3 तरीके का ग्राफ पढ़ा। एक हमारा होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक हमारा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड एक हमारा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि ये जो ग्राफ है वो किस तरीके का नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है, डिसरप्टिव है, क्या है वो? तो देखिए, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो यहां पर आपको क्या लिखा है ना, पिक गेट्स हायर एंड नैरोअर। इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअल में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हम बात करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, तो इसमें जो ग्राफ है ना, वो क्या होता है, वो मीन कैरेक्टर वाले को सिलेक्ट करता है। ऐसा कैरेक्टर ना जो बीच में है, मीन कैरेक्टर। तो इससे क्या होता है ना, ग्राफ जो है वो नैरोअर हो जाता है बट हायर हो जाता है। यहां पर जो कैरेक्टर आएगा ना, वो मीन कैरेक्टर आएगा। जैसे देखिए, यहां पे एग्जांपल दिया है ह्यूमन बर्थ वेट का। अगर हम बात करें कि इंडिया में या मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन बच्चा, किस वजन का बच्चा ज़्यादा सर्वाइव करने का चांसेस है। लाइक देखिए, अगर 2.5 kg से किसी बेबी का वेट जो है वो बर्थ के समय 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चे का डेथ हो जाए, है ना। तो आप देख रहे हैं ना, वो क्या हुआ, ये कैसा सिलेक्शन हुआ। नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है? जो इसी वजन के बीच में है। मीन्स ये कैसा है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। एंड अगर हम बात करें डायरेक्शनल सिलेक्शन का ना, तो ये क्या करता है, ये किसी एक डायरेक्शन को प्रमोट करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे आप लोगों ने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल पढ़ा है। आपने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल पढ़ा है, पीपर्ड मॉथ वाला। ठीक है, आपने पढ़ा कि जब पॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकेंस था। अब लाइकेंस क्या कर रहा था ना, लाइकेंस जो आपका ट्री है, बार्क है ट्री का, वहां पे लाइकेंस बैठ गया, तो जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है वो कैमोफ्लैग कर लिया। तो ब्लैक वाला इजिली विजिबल था, तो वो बर्ड्स जो था वो खा जाता था। तो व्हाइट विंग्ड का क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गया। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो पॉल्यूशन आ गया, और पॉल्यूशन में लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाया, और लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाया तो जो फिर क्या था ना, जो ट्री के बार का ओरिजिनल कलर है वो आ गया, जिससे डार्क विंग्ड मॉथ कैमोफ्लैग कर लिया। अब लाइट विंग्ड मॉथ इजिली विजिबल था उस बर्ड्स को जो उसको खाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, डार्क का पॉपुलेशन बढ़ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ा, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग्ड मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ा। तो इससे आप देख रहे हैं ना कि नेचर क्या कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर रहा है। किसी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट विंग्ड मॉथ को सिलेक्ट, सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि वो कैमोफ्लैग कर पा रहा है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ को सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि वो कैमोफ्लैग कर पा रहा है। ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है ना, ये आपका मेन कैरेक्टर को नहीं करेगा, ये जो दोनों एक्सट्रीम है, दोनों पेरिफेरी वाला कैरेक्टर है, ऐसा ये दोनों को सेलेक्ट करेगा इस तरीके से। तो ये 3 तरीके का सिलेक्शन आपने पढ़ा है इवोल्यूशन में, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। तो आप देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को। ह्यूमन बर्थ वेट मेंटेन अराउंड द एवरेज फॉर बेस्ट सर्वाइवल। ठीक है, तो 1 आंसर इसका आ जाएगा। डायरेक्शनल कब होता? जब किसी एक डायरेक्शन को ये करता। डिसरप्टिव कब होता? जब ये दोनों एक्सट्रीम को करता, दोनों पेरिफेरी को करता, मीन को नहीं करता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एंड आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट, द एटमोस्फेयर वॉज ऑक्सीडाइजिंग रिच इन फ्री O2। अगर हम बात करें ईयरली अर्थ का, प्रिमिटिव अर्थ का बात करें, तो आपको पता है ना कि प्रिमिटिव अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। अब फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमोस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था वो। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ए हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो अब ये सेकंड वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। अब बचा 3, 1, 3 एंड 4। देखिए बी में क्या है, द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंटिटीज वर लाइकली डीएनए बेस्ड। आपको पता है ना, डीएनए से भी पुराना क्या है, आरएनए। आपने आरएनए वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आरएनए वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। इसलिए यहां पर जो ये लिखा है ना कि डीएनए बेस्ड था फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये भी आपका गलत है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और बी हमारा इनकरेक्ट है। सी में क्या है, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स एंड रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर वर प्रीवैलेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ईयरली अर्थ का ये प्रॉपर आपको कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। डी में क्या है, लाइफ अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 4000 ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है ना अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। एंड जो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये कब आया था, ये आया था 4 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब अर्थ बनने में और उसमें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आने में लगभग 500 मिलियन ईयर्स का गैप है। लेकिन यहां क्या लिखा है, 4000 ईयर्स एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑरिजिनेटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो। देखिए ये भी आपका गलत है, ये 3 नहीं ये 2 होता है। जैसे हम बोले ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स एगो, फर्स्ट नॉन सेलुलर है ना, नॉन सेलुलर लाइफ, या फिर हम लोग बोले फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये आया था 3 बिलियन ईयर्स एगो। और यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ना, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो आया था 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो वो जो 3 लिखा है ना वहां पे 2 होना चाहिए, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग क्यों कौन कौन सा गलत है, ए, बी, डी एंड ई। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कैसे हमको अप्रोच लेना है, कैसे इसको सही बनाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे मैच द कॉलम के फॉर्म में है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा है लुईस पास्चर, तो आपको पता है जो लुईस पास्चर है ना वो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो लुईस पास्चर का ही एक्सपेरिमेंट है। और वो क्या किया था, जो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस है ना, जिसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला जाता है, उसको डिस्प्रूव किया था। तो ए का तो आपका ये 3 हो गया, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एंड अगर हम बात करें ओपेरिन एंड हेल्डेन का, तो ये क्या दिए थे, ये केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताए थे। ह्यूगो डिवेरिज मोस्ट पॉपुलरली नोन है म्यूटेशन थ्योरी के लिए। एंड लमार्क क्या किए, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज किए। ठीक है, लमार्क का थ्योरी। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, है ना, करेक्टली मैच बताना है। अब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में बोल रहा है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कोकुरबिटा। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर ना आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, लेकिन ये जो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कोकुरबिटा है ना, ये आपका होमोलोगस ऑर्गेन का एग्जाम्पल है। और होमोलोगस ऑर्गेन जो होता है ना वो आपको डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्जेंट को नहीं करता है। तो ये हमारा गलत है। अब यहाँ लिखा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये है आपका एनालोगस ऑर्गेन। एनालोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन मतलब क्या है ना, ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम। होमोलोगस मतलब क्या है, ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट। तो ये जो एनालोगस ऑर्गेन है ना जिसमें ऑरिजिन डिफरेंट है फंक्शन सेम है, ये आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। यहाँ डाइवर्जेंट लिखा है तो ये गलत है। अब यहाँ पे क्या है, एडप्टिव रेडिएशन
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेजेंटल मैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका लिखकर इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, गलत बना दिया। अब अगर हम बात करें इसका होमोलोगस स्ट्रक्चर, ह्यूमन फोर आर्म एंड डॉग फोर लेग, देखिए होमोलोगस मतलब क्या, ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट। तो ऑरिजिन सेम है ना, ह्यूमन भी मैमल्स डॉग भी मैमल्स, और फंक्शन डिफरेंट है। डॉग अपना फोर लेग को यूज कर रहा है वॉकिंग में, हम अपना फोर आर्म है ना इसको क्या चीज में यूज कर रहे हैं, किसी भी सामान को उठाने में, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये गलत है। अच्छा ये करेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा है ना तो हमको करेक्ट बताना है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, यहां पर आपसे पूछा है कि हाउ मेनी फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए यहां पर ना जो हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस जिसमें फॉसिल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉसिल्स लिखा है तो ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। होमोलोगस फोरलिम्ब इन मैमल्स ये भी एक इवोल्यूशन का एविडेंस है ना। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, देखिए फर्स्ट वाला क्या है, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस जो कि इवोल्यूशन को बता रहा है, फॉसिल्स को बता रहा है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। ये जो सेकेंड वाला है ये आपका बता रहा है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन वाला मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस को ये बता रहा है। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका एक इवोल्यूशन का हम लोग बोल सकते हैं एविडेंस है। ये आपको बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज के बारे में बताता है, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, जेनेटिक कोड ये भी इवोल्यूशन का एविडेंस है। एंड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये भी एविडेंस है। हम लोग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और एविडेंस नेचुरल सिलेक्शन एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसके अंदर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ही पढ़ते हैं तो ये भी करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स इन ह्यूमन ये भी एविडेंस है इवोल्यूशन का। ठीक है, यहां पे ऑल 5 आ जाएगा, सब एविडेंस है इवोल्यूशन का, एंड सब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं बिल्कुल अच्छे से। हाँ देखिए ये भी हमारा नेचुरल सिलेक्शन से क्वेश्चन है। यहां पर क्या आपसे पूछा है, द ओवर यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड इनिशियली लेट्स टू अ मैसिव रिडक्शन इन द पेस्ट पॉपुलेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं पेस्ट को मारने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो मैसिव रिडक्शन हो गया पेस्ट का, लेकिन आफ्टर सेवरल सीजन जो पेस्ट है ना वो पॉपुलेशन वापस से आ गया, एंड अब उसको उस पेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा है, वो पेस्ट रेसिस्टेंट बन गया। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है ना, ये आपका एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का। हम लोग क्या किए, हम लोग अपने खेतों में से क्रॉप्स को बचाने के लिए जो पेस्ट है उसको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किए। ठीक है, अब जो हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज किए ना, तो वो जो आपका पूरा पेस्ट का पॉपुलेशन है उसमें पहले से कुछ ऐसा पेस्ट है जिसके पास वो रेसिस्टेंस जीन है। अब वो रेसिस्टेंस जीन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उसको पेस्ट देने लगे ना। तो अब अगर वो रेसिस्टेंट हो गया तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो तो अब उसके ऊपर कोई पेस्ट का असर नहीं हो रहा है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। और नेचुरल सिलेक्शन में कौन सा सिलेक्शन आएगा, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन है वो किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, किसी एक को वो सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो किसको सेलेक्ट कर रहा है, जो पेस्ट रेसिस्टेंट है, ऐसा इंसेक्ट्स, ऐसा पेस्ट जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। 141 का कोई आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं 142 नंबर। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका पूछा गया है प्लांट इवोल्यूशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्लांट इवोल्यूशन का। देखिए ट्रैकियोफाइट, ट्रैकियोफाइट यानी वेस्कुलर प्लांट, एंड ये जो एंसेस्टर है इवॉल्व फर्स्ट इन पेलियोजोइक एरा, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअल में ये जो ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर है ना ये फर्स्ट पेलियोजोइक एरिया में साइलूरियन पीरियड में आया था। साइलूरियन पीरियड में इसका ऑरिजिन हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, एंड बोथ कॉनिफर्स एंड जिंकगो आर अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट।
अब देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या लिखा है, आपको यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ना एडप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस का ही एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and radiating to other habitat is called convergent evolution। देखिए ये ना डायरेक्टली आपका एडप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, ये है आपका एडप्टिव रेडिएशन, या फिर इसी को हम लोग एडप्टिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं आएगा, ये आपका गलत लिखा है, तो बी जो है ना वो हमारा गलत है। अब अगर हम बात करें सी का, द तस्मेनियन उल्फ and the placental wolf are examples of adaptive radiation occurring in the same lineage। देखिए यहाँ पे सेम लीनियज लिखा है, जबकि आप देख रहे हैं ना ये जो टस्मानियन उल्फ है ना ये एक मार्सुपियल्स है ना, मार्सुपियल मैमल्स है, और ये प्लेजेंटल उल्फ क्या है, एक प्लेजेंटल मैमल्स है। तो ये सेम लीनियज में नहीं होगा, ये डिफरेंट लीनियज में होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज है। तो ये भी हमारा गलत है, सेम लीनियज लिखकर इसको गलत कर दिया। अब देखिए हम डी का बात करें, डार्विन फिंचेस इवॉल्व्ड फ्रॉम एन ओरिजिनल सीड ईटिंग एंसेस्टर, ये बिल्कुल सही है। डार्विन फिंच जो था ना उसका जो पेरेंट पॉपुलेशन था वो सीड ईटिंग था, वो सीड खाता था। जैसे ये पेरेंट पॉपुलेशन हो गया सीड ईटिंग, और बाद में फिर क्या हुआ ना, यहाँ से कंपटीशन बढ़ा तो अलग अलग डायरेक्शन में और भी बर्ड्स है जो रेडिएट करते गए, कोई इंसेक्ट ईटिंग बन गया, कोई फ्रूट ईटिंग बन गया, कोई कैक्टस ईटिंग बन गया, लेकिन जो पेरेंट था ना वो सीड ही खाता था। तो ये भी आपका करेक्ट है। When more than one adaptive radiation appears in an isolated geographical area, it is called convergent evolution। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा है, मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेजेंटल मैमल्स का। दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही जगह पे दोनों का रेडिएशन हो रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना गलत है, बी एंड सी, तो 2 गलत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हार्डी विनबर्ग से है कि कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर दैट कैन डिसरप्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये करेगा, रैंडम मेटिंग नहीं करता है, ये गलत है, नॉन रैंडम मेटिंग करता है। नॉन रैंडम मेटिंग से एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, तो ये तो गलत है। जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन भी करता है, लार्ज पॉपुलेशन साइज नहीं करता है, जीन फ्लो जीन माइग्रेशन करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट कैन डिसरप्ट, तो ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। 4th ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका केमिकल इवोल्यूशन का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में, द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईयरली अर्थ इज टर्म्ड केमिकल इवोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। केमिकल इवोल्यूशन हम लोग इसी को बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मिलर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर केमिकल इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है। बाय सिंथेसाइजिंग न्यूक्लिक एसिड, नहीं न्यूक्लिक एसिड नहीं बना था, वो क्या बनाया था, वो एमिनो एसिड बनाया था, वो ना एमिनो एसिड बनाया था, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आएगा आंसर। अब देखिए 146, ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। इन अ पॉपुलेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील फॉर एल्बिनिज्म, रेसेसिव है ना, तो आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील ये कौन रिप्रेजेंट करता है, क्यू। एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, ठीक है, स्मॉल क्यू से। और यहाँ पे ये गिवन है q इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस टू हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस निकालना है, यानी 2pq निकालना है हमको, ठीक है। 2pq हेट्रोजाइगस होता है।
अब Q है 0.1, तो हम लोग P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का यूज करके P निकाल लेंगे। P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। अब P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.9। तो P हमारा 0.9 आ गया, हमको 2PQ फाइंड करना है। तो 2 इंटू 0.9 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.18। एंड इसका परसेंटेज निकालना है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.18, 18% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 18%। तो जब भी हेट्रोजाइगोट निकालने बोलेगा ना तो हम 2PQ को निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ए में क्या लिखा है, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डिस्प्रूव अर्न्स्ट हैकल बायोजेनेटिक लॉ। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, बायोजेनेटिक लॉ को ना ये डिस्प्रूव कर दिए थे, तो ये तो आपका ट्रू है। अब अगर ये ट्रू है तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गया ना, सेकेंड एंड फोर में कोई होगा। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी। देखिए स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक अंडरग्राउंड रूट होता है, ये दोनों में तो ऑरिजिन तो डिफरेंट हो गया, बट ये फंक्शन सेम परफॉर्म करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये तो एनालॉगस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये फॉल्स है तो देखिए हमारा सेकेंड आंसर हो गया, ए ट्रू बी फॉल्स। आगे देख लेते हैं सी, फॉसिल्स आर ऑलवेज द प्रिजर्व हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑलवेज आपका हार्ड पार्ट नहीं होता है, वो फॉसिल्स और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बॉडी पार्ट होगा या फिर कुछ फुटप्रिंट्स हो गया, ठीक है, तो वो सब भी फॉसिल्स होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाई रेडियो एक्टिव डेटिंग। बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम लोग फॉसिल्स का एज फाइंड आउट करते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन में ना आपसे पूछा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट का, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। किसी स्मॉल पॉपुलेशन में अगर रैंडमली चेंज हो गया एलिलिक फ्रीक्वेंसी का तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ए का आपका क्या है, ये लिखा है ना स्मॉल पॉपुलेशन, तो ए का 2 है। अब ए का 2 है तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, 1 एंड 4 में कोई होगा। फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट भी आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट होता है। तो बी का आप 3 देखिए, अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वेयर अ न्यू कॉलोनी इज स्टार्टेड बाय अ फ्यू मेंबर ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन आपको बताया ना कि दोनों एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेगा, पेरिफेरल वाले को सिलेक्ट करेगा, तो मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर लेगा पेरिफेरल वाले को। एंड जीन फ्लो क्या है, जीन माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू वन अदर पॉपुलेशन, तो डी का 4 हो जाएगा, सॉरी डी का 1 हो जाएगा, है ना, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछा है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक्चुअल में आपको अर्थ का ना एज बताता है कि हमारे अर्थ में मतलब कितना पुराना है और क्या क्या बायोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजी मतलब क्या, वो एक तो वो आपको अर्थ का हिस्ट्री बता रहा है एंड दूसरा आपको बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी बता रहा है। अब इसमें आपसे पूछा है ना कि ओल्डेस्ट टू रिसेंट बताना है, ठीक है। ये जितना भी नाम दिया है इसको हम लोग एरा बोलते हैं, एरा। तो 4 एरा होता है, एक होता है हमारा सिनोजोइक एरा, अभी रिसेंट वाला, और इससे पहले मेसोजोइक, और मेसोजोइक से पहले सिनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, और इससे पहले है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, या फिर इसी को हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, प्रोटेरोजोइक और प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट कौन रहेगा, ये नीचे वाला रहेगा, ये ओल्डेस्ट है और ये रीसेंट है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, ये रीसेंट है। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं सीना ने मीना को पेला फिर प्यार किया। सीना मतलब सीनोजोइक, मीना मतलब मेसोजोइक, पेला मतलब पेलियोजोइक, और प्यार किया मतलब प्रोटेरोजोइक। सीना ने मीना को पेला फिर प्यार किया, तो ओल्डेस्ट से रिसेंट में क्या आ गया, एक हमारा पेलियोजोइक, पेलियोजोइक के बाद मेसोजोइक, देन सीनोजोइक, यही है ओल्डेस्ट टू रिसेंट। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरा को ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
हाउ मेनी फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिटवीन प्लेजेंटल एंड मार्सुपियल मैमल्स। देखिए यहाँ पर ना ये क्वेश्चन जो है आपका इस डायग्राम से बनेगा। यहाँ पर ना एक तरफ आपको दिया है प्लेजेंटल मैमल्स और एक तरफ दिया है मार्सुपियल मैमल्स। अब आप देख रहे हैं ना कि मोल और मार्सुपियल मोल ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है दोनों। ठीक है, क्योंकि ना दोनों ना सेम हैबिटेट में रहने के कारण, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, एक प्लेजेंटल एक मार्सुपियल है, लेकिन सेम हैबिटेट में रहने के कारण सेम जैसा दिखने लगा। ठीक है, एंड ईटर और नुम्बैट। तो कैसे करेंगे देखिए, मोल एंड मार्सुपियल मोल, एक आपका प्लेजेंटल मैमल एक मार्सुपियल मैमल, बिल्कुल करेक्ट है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। एंड तीसरा ये दूसरा फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फैलेंजर, बिल्कुल सही है, ये भी कन्वर्जेंट शो करेगा। अब आप देखिए माउस एंड मार्सुपियल माउस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। अब ये लीमर एंड नुम्बैट, देखिए लीमर के साथ हमारा कौन आना चाहिए, लीमर के साथ आना चाहिए स्पॉटेड कस्कस, लेकिन दे दिया है नुम्बैट का, नुम्बैट के साथ तो एंड ईटर आता ना, तो ये हमारा नहीं करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, लीमर एंड नुमकैट नहीं करेगा। ठीक है, अब बॉब कैट एंड तस्मानियन टाइगर कैट, देखिए ये हमारा बॉब कैट ये तस्मानियन टाइगर कैट, करेगा ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वोल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ ये भी करेगा, ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट। तो कितना हो गया कन्वर्जेंट, 1 2 3 4 5, 5 कन्वर्जेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 150 का थर्ड ऑप्शन। हाँ, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस ऑफ, अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डार्विनियन इवोल्यूशन। डार्विनियन इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ना हमारा फिटनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए डार्विन क्या बोला, डार्विन बात किया रिप्रोडक्टिव फिटनेस का। ठीक है, डार्विन बात किया रिप्रोडक्टिव फिटनेस का। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास हेल्पफुल जीन है, जो उसको सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब नेचर सेलेक्ट करने का क्या मतलब, उसको रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा, और रिप्रोड्यूस करने का चांस मिलेगा तो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग करेगा ना, वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को पैदा करेगा। तो ये देखिए एबिलिटी टू एडप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का बात कर रहा है, एडप्ट किया, नेचर सेलेक्ट किया, रिप्रोडक्टिव चांसेस मिला, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डार्विनियन इवोल्यूशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म, क्या है फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट विंग्ड मॉथ डिक्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंग्लैंड आफ्टर 1850, मतलब कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वाइट विंग्ड मॉथ था ना उसका पॉपुलेशन कम होने लगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन आ गया तो लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाया, लाइकेंस ग्रो नहीं कर पाया तो वाइट विंग्ड मॉथ कैमोफ्लैग नहीं कर पाया, कैमोफ्लैग नहीं कर पाया तो उसका जो प्रीडेटर था उसको खा लिया, तो उसका नंबर तो कम होगा ना, बिल्कुल सही है। अब उसका रीजन में देखिए वही लिखा है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, लाइकेंस विच प्रोवाइडेड कैमोफ्लैग फॉर वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट ग्रो ऑन ट्रीज इन अ पॉल्यूटेड एरियाज मेकिंग दिस मॉथ मोर विजिबल टू प्रीडेटर, बिल्कुल सही बात है, यही रीजन है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ अब देखिए ह्यूमन के इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। भाई जो सबसे पुराना है वो उसका ब्रेन कैपेसिटी कम है, तो इन सब में सबसे पुराना कौन है, अगर हम बात करें इन सब में सबसे पुराना कौन दिख रहा है आपको, हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। देखिए अगर आपको सीक्वेंस बता दे ह्यूमन इवोल्यूशन का तो सबसे पुराना है ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद आया रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आया होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से दो लाइन ऑफ इवोल्यूशन चला, एक आया आपका होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस जिसको निएंडरथल मैन कहते हैं, एक आया आपका क्रो मैग्नॉन मैन, होमो फॉसिलिस, क्रो मैग्नॉन मैन।
क्रो-मैग्नॉन मैन, और इसके बाद आया होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस है। तो यहाँ पे सबसे पुराना देख रहे हैं ना, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन है? होमो हैबिलिस, ये सबसे पुराना है, होमो हैबिलिस। तो सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी इसी के पास होगा, होमो हैबिलिस के पास होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन पीपर मॉथ इन इंग्लैंड डेमोन्स्ट्रेट। अभी आपको बताया था ना, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है वो क्या करता था? नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में भी कौन सा? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा 154 में 2, है ना, नेचुरल सिलेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब देखिए ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द स्कल ऑफ अ बेबी चिंपैंजी मोर क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन देन एन एडल्ट चिंपैंजी। तो जो बेबी चिंपैंजी है ना, उसका जो स्कल है वो ह्यूमन का जैसा लगता है, एडल्ट ह्यूमन का जैसा, एडल्ट चिंपैंजी का जैसा नहीं लगता है। तो क्यों? एक्चुअल में क्या है ना, देखिए एडल्ट चिंपैंजी का जो मुंह है ना वो थोड़ा ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकलने के कारण ब्रेन कैपेसिटी तो कम हो गया, है ना, ब्रेन आगे निकला तो पीछे कम हुआ। अब हमारा क्या है, ऐसे अंदर गया तो पीछे ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गया। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर्स ऑफ एंसेस्ट्रल एप्स। जुवेनाइल फीचर मतलब क्या हुआ ना, जो ग्रोथ हो रहा है, जब जुवेनाइल फेज मतलब ग्रोथ फेज। तो बेबी चिंपैंजी का जो ग्रोथ फेज था ना, उसमें हमारा एडल्ट ह्यूमन, ये दोनों सिमिलरिटी शो कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन क्या हो रहा है ना, वो जुवेनाइल फीचर ऑफ एंसेस्ट्रल एप्स, चिंपैंजी का जो बच्चा है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो जुवेनाइल फीचर है उसको रिटेन कर लिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। अब देखिए 156 में क्या पूछा है हमसे, a scientist attempted to replicate the Miller-Urey experiment. However, instead of reducing atmosphere, they use an oxidizing atmosphere. बताइए, मिलर क्या किया? ईयरली अर्थ का कंडीशन क्रिएट किया, तो हमको रिड्यूसिंग रखना चाहिए ना, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको रिड्यूसिंग टेम्परेचर चाहिए, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर चाहिए। ठीक है, वो बाकी सब को ठीक रखेगा, सब पैरामीटर ठीक रखा है, टेम्परेचर ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है, वाटर वेपर ठीक है, सब सेम है। लेकिन वो गलती क्या कर दिया ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर यूज कर रहा है। तो कभी भी आपका, जैसे क्या किया था मिलर क्या किया था ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिया। लेकिन कब? जब वो रिड्यूसिंग एटमोसफेयर रखा, जैसा ईयरली अर्थ का कंडीशन था वैसा रखा। लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइजिंग कर लेगा ना, तो कभी भी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना प्रिमिटिव अर्थ में, ये जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ये क्यों हो पाया? क्योंकि ईयरली अर्थ का जो कंडीशन था ना वो फेवर कर रहा था। लेकिन अगर हम मान लीजिए रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग रख देंगे, तो कभी भी नो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नहीं बन पाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड अबाउट 20 मिलियन ईयर्स एगो। भाई आप ये सोचिए ना कि ड्रायोपिथिकस जो हम बात करते हैं, जो हमारा पूरा सबसे पुराना एंसेस्टर है, वो तो 15 मिलियन साल पहले आया। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस 20 मिलियन साल पहले कैसे रहेगा अफ्रीकन ग्रासलैंड में? ये तो गलत स्टेटमेंट है। ये एक्चुअल में 2 मिलियन ईयर्स एगो होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। दूसरा क्या है, निएंडरथल मैन लिव्ड 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो एंड वाज द फर्स्ट टू डेवलप प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। ये जो केव आर्ट है ना, ये हमको 18,000 साल पहले मिला है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत स्टेटमेंट, दोनों गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। 157 में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों गलत है समझ आया? आगे देखिए, अब देखिए ये मैच द कॉलम है, यहाँ पर होमो हैबिलिस जो है ना, इसका जो ब्रेन का साइज है वो लगभग आपका होता है, ब्रेन का साइज अराउंड 650 to 800 सीसी। ठीक है, निएंडरथल मैन का होता है 1400 सीसी। होमो इरेक्टस और रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस फॉसिल्स डेवलप इन जावा 1891, सही है। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 159 नंबर, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस बताना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो देखिए आपको पता है केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना। ठीक है, तो मोनोमर आया होगा, फिर पॉलीमर आया होगा,
तो पहले तो आपका हो गया 2 मोनोमर, देन उसके बाद हो गया 3 पॉलीमर। अब उसके बाद ना हमारा प्रीकर्सर ऑफ द सेल आया, सेल का जैसा स्ट्रक्चर है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ड्रॉपलेट्स। आप लोग प्रोटोबायोन्ट्स का नाम सुने होंगे। प्रोटोबायोन्ट्स में होता है ना कोसर्विट और माइक्रोस्फेयर, तो उसमें तो कोई डीएनए वीएनए नहीं है, वो तो बस एक मेम्ब्रेन है ना, लिपिड प्लस प्रोटीन है। तो माइक्रोस्फेयर, तो लिपिड प्लस प्रोटीन माइक्रोस्फेयर, क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड प्लस प्रोटीन का ही बना है ना, तो ये आपका 3 के बाद 1 आ जाएगा। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर 2 3 1 4। हाँ, ये तो देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ना जैसे सबसे पहले तो हमको आर्केऑप्टेरिक्स हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आर्केऑप्टेरिक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच होता है, कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। तो ये तो आर्केऑप्टेरिक्स है। सी का 4, सी का 4 देखिए एक ही से बन गया, सी का 4 आ गया है ना, एक ही हमको पता है, उसी से मेरा आंसर सही हो गया, सी का 4। एनसीईआरटी में सबका डायग्राम दिया है, सबका नाम दिया है, आप लोग देख लेंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है ना, इवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, सही बात है, एनसीईआरटी का लाइन है, बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है इवोल्यूशन के बारे में। द आउटकम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज द इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियर, नहीं नहीं नहीं। देखिए नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर उसको सेलेक्ट करेगा ना जो ज़्यादा एडप्ट है, जो ज़्यादा एडप्ट कर सकता है ना, इन्वायरमेंट में ज़्यादा एडप्टिव कैपेसिटी है उसके पास, उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देगा या सुपीरियर बना देगा। तो ये कहना गलत है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा या फिर इवोल्यूशन करवा के वो मोर कॉम्प्लेक्स या सुपीरियर ऑर्गेनिज्म बना देगा, ये गलत है। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, जो मोर एडप्टिव कैपेबिलिटी है जिसके पास, जो एडप्ट कर सकता है, ठीक है, मोर एडप्टिव कैपेबिलिटी वाले को वो सेलेक्ट करता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज द इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ देखिए ह्यूगो डिवेरीज फेमस आदमी है म्यूटेशन थ्योरी को देकर, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज हम लोग बोलते हैं ना, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवेरीज। तो ये किस पे वर्क किया था, ये किया था ओएनोथेरा लमरकियाना पे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एक एनसीईआरटी में टॉपिक है, वहाँ से पूछा गया है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनता है, जितना भी एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेशन है ना सब याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, इक्थायोसॉरस। इक्थायोसॉरस क्या था ना, ये ऐसा रेप्टाइल्स था जो कि वापस पानी में चला गया। देखिए लिखा है ना, फिश लाइक रेप्टाइल दैट इवॉल्व फ्रॉम लैंड रेप्टाइल एंड रिटर्न टू वाटर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो। तो ए का तो 2 हो गया। अब सिलोकैंथ फिश बहुत फेमस है ना, ऐसा माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, बट 1938 में ना साउथ अफ्रीका में एक फिशरमैन को मिला था ये। तो ए का 2 है, डी का 4 है, ए का 2 है, डी का 4 है, ए का 2 है, डी का 4 है, देख रहे हैं ना ये थर्ड ऑप्शन, ए का 2 डी का 4। बाकी बी में क्या है, पेलिकोसॉरस, तो ये आपका पार्ट ऑफ साइनेप्सिड लीनिएज, सही बात है। एंड ये टीरेक्स है, सबसे बड़ा डायनासोर 20 फीट है ना, जाइंट कार्निवोरस डायनासोर, सही है। हाँ अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम याद रखने वाला है आपका, ये जो प्लांट का इवोल्यूशन है ना यहाँ से पूछा है। देखिए प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद क्या आया, सीड फंस आया, तो सीड फंस वाले को खाली छोड़ दिया, अब यहाँ क्या होगा, सीड फंस होगा। तो इसको एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, है ना, कुछ भी दे देगा, ABCD लिख देगा, बोलेगा बताइए क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे। तो इसका सीड फंस आ गया करेक्ट आंसर। हाँ अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लग रहा है हार्डी विनबर्ग टाइप का, है ना। क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड लेड टू चेंज इन जीन पूल। तो जीन पूल को कौन कौन चेंज करेगा, तो हार्डी विनबर्ग में तो यही होता है ना, कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे और पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ा दे, इवोल्यूशन करवा दे। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इमिग्रेटिंग फ्रॉम अ नेबरिंग पॉपुलेशन, तो भाई ये डायरेक्टली आपका जीन माइग्रेशन का बात हो रहा है, तो ये तो एक फैक्टर होता है ना, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करता है, तो ये तो होगा। अब म्यूटेशन चेंजिंग एलील ए टू एलील है, भाई म्यूटेशन का बात कर रहा है, म्यूटेशन भी एक फैक्टर है जो एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। कॉन्सिस्टेंटली हायर रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक, भाई नेचुरल सिलेक्शन का बात कर रहा है,
और नेचुरल सिलेक्शन भी एक फैक्टर है जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करता है, तो ये भी करवा देगा। अब वॉल्केनिक इरप्शन रैंडमली किलिंग 90% ऑफ स्मॉल आइलैंड पॉपुलेशन, भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट का बात कर रहा है, रैंडम चेंज हो गया, रैंडमली मर गया ना सब, तो ये भी आपका करवा देगा, एलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज करवा देगा। परफेक्टली रैंडम मेटिंग, नो 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 रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग होता है, ये गलत है, ये गलत है, नॉन रैंडम होगा, है ना। तो ए बी सी डी, फोर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, है ना, थर्ड ऑप्शन। हाँ अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये भी आपका वही प्लांट के इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 166 है ना, ये जुरासिक, जुरासिक में, अच्छा देखिए हम लोग इसको ट्रिक से बनाते हैं। क्वाटरनरी अभी चल रहा है और अभी एंजियोस्पर्म दिख रहा है, डी का 2 है, डी का 2 देखिए 3 गो में डी का 2 है, ये एलिमिनेट हो गया। जुरासिक, जुरासिक पीरियड है ना, जुरासिक पीरियड में हर्बेसियस लाइकोपोड्स आया था, हर्बेसियस लाइकोपोड्स, ए का 1 हो जाएगा, देखिए ए का 1 सिर्फ इसी में, यही करेक्ट आंसर है, हर्बेसियस लाइकोपोड्स। हाँ देखिए ट्रू फॉल्स बताना है हम लोगों को। होमोसेपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड देन माइग्रेटेड अक्रॉस कंटिनेंट, आपको पता है ना ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये एलिमिनेट हो गया थर्ड वाला। द फॉसिल्स ऑफ फर्स्ट मैमल्स वर लार्ज साइज, गलत है, लार्ज साइज नहीं होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक है, बी गलत है। फर्स्ट ट्रू बी फॉल्स, भाई आंसर तो निकल गया, फर्स्ट ट्रू बी फॉल्स, ये तो ट्रू ट्रू लिखा है तो गलत हो गया, ट्रू ट्रू ये गलत हो गया। प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप अराउंड 18,000, अभी बताए थे ना, प्री हिस्टोरिक के बाद 18,000 ईयर को, सही है। एग्रीकल्चर बिगन अराउंड 1 मिलियन, बाप रे बाप, 10 साल होगा ना, 1 मिलियन थोड़ी ना होगा, 10 साल, 10,000 ईयर से को, ठीक है, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूगो डिवेरिज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्टेशन, देखिए सॉल्टेशन क्या होता है ना, सॉल्टेशन हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को सॉल्टेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन। तो यहाँ पे ना सडन चेंज हो जाएगा, लार्ज सडन चेंज, तो आप देखिए क्या लिखा है, लार्ज सडन डायरेक्शनल म्यूटेशन आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पेसिएशन, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन का ये टेक्निक है, स्पेसिएशन हो जा रहा है, रैंडम चेंज, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज सॉल्टेशन, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो लैंड में आया, भाई प्लांट्स होगा, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत बाद में आए, फर्स्ट पहले प्लांट होगा, है ना, इंसेक्ट्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स नहीं होगा, पहले प्लांट होगा, प्लांट आया। अब देखिए 170 नंबर, 170 में आपसे क्या पूछा है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, करेक्ट कौन है वो बताना है। पहला क्या है, बैंडेड एंट ईटर क्वाला एंड बैंडिकोट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेजेंटल मैमल्स शोइंग एडेप्टिव रेडिएशन, ये जो है ना, ये आपका बैंडेड एंट ईटर क्वाला एंड बैंडिकोट, ये आपका प्लेजेंटल मैमल्स नहीं है, ये मार्सुपियल मैमल्स है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये नहीं होगा, ये सब आपका गलत है, मार्सुपियल मैमल्स है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। देखिए जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा होगा ना, मतलब जितना उसका जनरेशन टाइम है, लाइफ स्पेन छोटा है, जल्दी जनरेट करेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन, बिल्कुल सही बात है ये। गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, बिल्कुल सही बात है। आर्कियोप्टेरिक्स करेक्टली बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, ये गलत है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, है ना, तो बी और सी करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। अब ये क्या है, बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, 500, ये भी आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टेब्रेट्स आया था और वो एक्टिव था। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 320 मिलियन, 320 मिलियन नहीं होता है, 350 होगा, एनसीईआरटी देखेंगे ना 350 मिलियन ईयर्स होगा, ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, 171 में क्या होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इनेबल्ड रेप्टाइल्स टू बिकम कंप्लीटली टेरिस्टेरियल, जो रेप्टाइल्स है ना वो क्या है, कंप्लीटली टेरिस्टेरियल है, तो आपको पता है ना जो रेप्टाइल्स है वो थिक सेल्ड एग देता है, तो ये जो है ना उसको एग को डेसिकेशन से बचाता है, तो यही एक मेजर एडेप्टेशन है जिससे कि जितना भी रेप्टाइल्स है वो कंप्लीटली टेरिस्टेरियल हो पाया। हाँ अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट है ना, जो हम लोग करते हैं
जैसे ये क्या है ना, पहले वो स्वान नेक का गर्दन है ना, स्वान नेक फ्लास्क लिया ऐसा वाला, इसमें वो क्या डाला, ईस्ट डाला और वाटर डाला। अब इसको गर्म कर रहा है वो, ठीक है। अब गर्म कर रहा है तो क्या होगा ना, ये अब वेपर बन के उड़ेगा, और चूंकि इसका गर्दन ऐसे घुमा हुआ है तो यहाँ पे वेपर का डिपोजिशन हो जाएगा। अब ये मान लीजिए ऐसे घुमा है तो धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा भी हो जाएगा, यहाँ आकर तो वापस से लिक्विड बन जाएगा। अब सराउंडिंग में जो माइक्रोब्स है ना, वो चाहेगा कि हम ईस्ट और वाटर को कंज्यूम करें, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट ले और अपना रिप्रोड्यूस करे, डिवाइड करे। तो लेकिन ये माइक्रोब जब यहाँ एंटर करेगा ना, तो यहाँ ये गर्म पानी में मर जाएगा। तो यहाँ पे हमको नो माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखेगा, नो माइक्रोबियल ग्रोथ। तो फिर क्या किया ना, वो क्या किया, इस फ्लास्क का जो नेक है ना उसको तोड़ दिया, और इस नेक को जब तोड़ दिया ना तो ऐसा हो गया फ्लास्क, और इसमें हमारा ईस्ट प्लस वाटर डाला जो कि न्यूट्रिएंट का काम कर रहा है। अब क्या है ना, डायरेक्टली यहाँ पे ईस्ट आया, और यहाँ पे जो माइक्रोब है ना वो डायरेक्टली इस न्यूट्रिएंट का यूज़ कर रहा है, उसको यूटिलाइज करके वो क्या कर रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमको माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा। तो यही आपको ना मतलब क्या बताता है ना कि जो लाइफ का ऑरिजिन है वो लाइफ से ही होता है, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है। तो लुईस पास्चर अबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया और बायोजेनेसिस को बताया, ठीक है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ यहाँ पे, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप पढ़ेंगे ना, लुईस पास्चर showed that in a flask open to air new living organism appeared in the heat killed yeast culture, ठीक है, सही है। अब एयर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड एंटर द ओपन फ्लास्क एंड कॉन्टामिनेट द स्टरलाइज ब्रोथ लीडिंग टू अपीयरेंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लीव होली इन वाटर, है ना, कौन सिर्फ पानी में रहता है। देखिए हॉर्स एलिफेंट गलत हो गया, स्क्वायरल गलत हो गया, लिजार्ड गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ये सब पानी में रहता है। अब देखिए 175 नंबर, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, गलत बताना है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन, अभी बताया था, ये तो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू गैलापागोस आइलैंड डार्विन ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस, ट्रू है। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million of years ago, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, यही गलत होगा तब, यही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्यों, क्या लिखा है ना यार, द वर्क ऑफ डार्विन ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस थॉमस मैल्थस, भाई उल्टा कर दिया, थॉमस मैल्थस का काम ना डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था, तो ये बोल रहा है कि डार्विन का काम थॉमस मैल्थस को, ये उल्टा कर दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पाउच्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव मेनली ड्यू टू, अच्छा वो क्यों सर्वाइव किया, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ना क्या हुआ ना, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं बचा, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था जो उसको मारे, उसका प्रेडेटर ही नहीं बचा, तो लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम प्लेजेंटल मैमल्स, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, वो अकेला बच गया उस आइलैंड में, कोई भी प्लेजेंटल मैमल्स नहीं था, तो कॉम्पिटिशन कम हो गया, इसलिए वो सर्वाइव किया। अब देखिए ये क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट हमसे क्या बोलता है ना कि इवोल्यूशन एक ब्रांचिंग प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, इसको हम बोले स्पीसीज़ 1, तो इससे आया स्पीसीज़ 2, एंड मान लीजिए इससे आया स्पीसीज़ 3, तो सब मतलब क्या है ना, जितना भी इसका प्रोजेनी आएगा सब अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए स्पीसीज़ स्टार, स्पीसीज़ हैज़, तो सब अलग अलग है लेकिन फिर भी सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, तो यही ब्रांचिंग डिसेंट कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग डिसेंट में आपका ब्रांचिंग डिसेंट में इवोल्यूशनरी प्रोसेस शेयरिंग कॉमन एंसेस्ट्री एंड डाइवर्जेंस ऑफ स्पीसीज, तो ए का 4 हो जाएगा ना, ए का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब क्या होता है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, तो ये हो जाएगा बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, देखिए फोर्थ ऑप्शन सही आ रहा है। पैनस्पर्मिया मतलब थ्योरी दैट लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम आउटर स्पेस, और अल्फ्रेड वेलेक को प्रोपोजर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सही है। अब देखिए चूज करेक्ट पेयर मैच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नहीं ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ना, डिफरेंट ब्रीड हम लोग कैसे बनाए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके बनाए, तो ये तो गलत है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन क्या आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है,
ये तो आपका एनालॉगस ऑर्गन होता है ना, एनालॉगस ऑर्गन होता है तो कन्वर्जेंट होगा, ये भी गलत है। अल्फ्रेड वलक वर्क इन मलई आर्कीपेलेगो, बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड वलक यहीं पे काम किया था और सेम चीज़ बोला जो डार्विन बोला, ये प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया। तो यही आपका सही है, 178 में 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ग्रेड्यूला, नहीं नहीं ये नहीं, गलत है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इट प्रोवाइड अ बेस लाइन टू मेजर द रेट ऑफ इवोल्यूशन, सही बात है। इट एज्यूम्स दैट द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल, नहीं, हार्डी विनबर्ग में ना लार्ज पॉपुलेशन होगा, ठीक है, ये गलत है। इट स्टेट्स दैट एलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस आर एब्सेंट, सही है। द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस, ये 2pq होगा, 2pq स्क्वायर नहीं होगा, गलत है। म्यूटेशन इज अ की फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हार्डी विनबर्ग, म्यूटेशन तो उसको अफेक्ट करेगा ना, तो ये मेंटेन बोल रहा है, ये भी गलत है। बी डी ई होगा इसका आंसर, है ना, 179 का 3, बी डी ई। हाँ, ये क्या है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ आर क्लोजली कोरिलेटेड, सही बात है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है कि हमको अर्थ का हिस्ट्री भी पता चल रहा है और हमको बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी पता चल रहा है कि कब कौन सा ऑर्गेनिजम्स आया, ठीक है, तो ये तो सही है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट दैट लाइफ फॉर्म्स हैव वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिकल जियोलॉजिकल टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। फॉसिल्स का स्टडी करके हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर में हमको लाइफ फॉर्म्स मिलता है जो कि समय के साथ चेंज हो गया, वो सेम स्पीसीज है ना, लेकिन अब पुराना जो फॉसिल्स मिला और आज जो मिला दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ गया, ठीक है। और कुछ ऐसा फॉसिल्स में मिलता है जो कि सिर्फ एक ही जगह मिला, दोबारा नहीं मिला, मतलब वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था उसी जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में। तो यहाँ पे ना असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल हिस्ट्री और जियोलॉजिकल हिस्ट्री दोनों को रिलेटेड है। चलिए चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। एंड आज हम लोग ना इवोल्यूशन का बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए, एंड ये आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट में मुझे सजेस्ट करिए कि आपको किस चैप्टर का और वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक्स ऑल।